नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि अपने आप में भारत, चीन और रूस के लिए बहुत ही कामयाब सेशन होगा। क्यों सेशन कामयाब होगा? क्योंकि हम अपने सेशन से ज्यादा आज के उस सेशन की चर्चा कर रहे हैं जिसके लिए मोदी जी सुबह 7 बजे फ्लाइट लेके रशिया निकल चुके हैं। आपका सेशन फिनिश होगा इतने में वो रशिया लैंड हो चुके होंगे और वहां पर मिलने वाले हैं शी जिनपिंग से। और संभवतया ये तस्वीर आपको फिर से देखने को मिले जब भारत के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हुए दिखाई दें। और यह घटना ऐसे समय पर होने जा रही है जिस समय पर भारत अमेरिका के थ्रू कई प्रकार के डिप्लोमेटिक प्रेशर से गुजर रहा है। आपको ध्यान होगा हाल ही के समय पर अमेरिका ने भारत को दबाने के लिए पन्नू वाला कार्ड खेला। उधर से कनाडा के कहने पर निज्जर वाले कार्ड में अमेरिका बोल पड़ा, फाइव आइज का अपना कंट्रीब्यूशन लिया। और साथ में इंपॉर्टेंट चीज ये कि अंत में जब यह तय हो गया कि प्रधानमंत्री जाएंगे रूस, उस समय पर उन्होंने विकास यादव का कार्ड खेल दिया कि देखो साहब, आपकी रॉ जो थी वो इन्वॉल्व थी पन्नू को मरवाने के लिए, प्रयास करवाने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और इस बीच में पुतिन हमारे साथ एक इतनी जबरदस्त सेटिंग बिठा देते हैं, और उस सेटिंग में कि भारत और चीन के बीच के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं इन्हें टेबल पर बिठा करके मसले को रिजॉल्व करवा दिया जाए। तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू कब हुआ? तो 15 जून 2020 को जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से लगातार भारत और चीन कई बार टेबल पर बैठकर बातचीत कर चुके थे। मसला रिजॉल्व हो नहीं रहा था, मतलब बात कर रहे थे लेकिन यह तय नहीं हो पा रहा था कि कैसे हम लोग बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के जाने से 2 दिन पहले ही विदेश सचिव की तरफ से और भारत के विदेश मंत्री की तरफ से बयान आता है, और बयान में कहा जाता है कि भैया देखो, मामला सेटल हो गया है, अब हम लोग आसानी से बैठकर भविष्य की बातें कर सकते हैं। यह इस तरह का बयान उस समय पर आना जब भारत के प्रधानमंत्री का रूस जाना तय हो गया हो, यह दर्शाता है कि पुतिन इस बार वाली ब्रिक्स की मीटिंग में निश्चित ही कुछ बड़ा अनाउंस करवाने वाले हैं। और कुछ बड़ा हो ना हो, लेकिन दुनिया को यह मैसेज जरूर देने वाले हैं कि भारत, चाइना और रशिया, अगर दुनिया के लिए ये 3 देश भी एक साथ मिल गए तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस विषय पर अब विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा, आज और कल यानी कि 22 और 23 के दिन ब्रिक्स समिट हो रही है। यह ब्रिक्स समिट जो है ये रूस के कजान नामक शहर में आयोजित की जा रही है। और इस कजान नामक समिट के लिए 10 देश ब्रिक्स के एज ए मेंबर नेशन यहां पर पहुंच रहे हैं। ओरिजिनली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका 5 मेंबर से मिलकर ब्रिक्स बना था। अब उसमें 5 अन्य देशों को भी जनवरी में शामिल कर लिया गया है। और उन 5 देशों में नाम है सऊदी अरब का, यूएई का, ईरान का, इथोपिया का और इजिप्ट का। अब ये इस प्रकार से 10 देशों का एक संगठन बन गया है। अभी से कुछ दिनों पहले आपने एससीओ का नाम भी सुना था, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें पाकिस्तान भी एज ए मेंबर था। लेकिन ब्रिक्स में, जिसकी शुरुआत हम इन 5 देशों ने मिलकर की थी, उसमें भारत की सहमति के बिना किसी को शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में ब्रिक्स में पाकिस्तान शामिल नहीं है। इस ब्रिक्स की मीटिंग में ही वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच में संभवतया बहुत ही सकारात्मक तरीके से मुलाकात होगी। भारत के प्रधानमंत्री चूंकि यहां के लिए निकल चुके हैं, तो यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि ब्रिक्स नेशंस आने वाले समय में डी डॉलराइजेशन की जैसी कोई बड़ी बात की घोषणा कर दें, ब्रिक्स करेंसी जारी करने की बात कर दें। क्योंकि ब्रिक्स को G7 का ऑल्टरनेट बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। G7 अमेरिका और अमेरिका के पिछलग्गू देशों का बना समूह है, वहीं ब्रिक्स समावेशी तरीके से बराबर पार्टनरशिप के साथ बना हुआ शुरुआती 5 देशों का समूह है, जिसने अन्य देशों को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया हुआ है। आज जहां डेवलप्ड नेशन 60% की गति से बढ़ रहे हैं, ये 300% की गति से बढ़ने वाले देश हैं। कंपैरिजन काफी व्यापक है, आगे चलकर और डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम दोनों देशों के बीच में कैसे पुतिन ने अपना रोल प्ले किया उसे पहले जान लेते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गलवान वैली इंसिडेंट्स के टाइम की है, जब
15 जून 2020 को चीन की पेट्रोलिंग जो फोर्सेस थी उन्होंने भारतीय सीमा में तैनात भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई की और धारदार हथियारों के साथ नौबत यह चली आई कि गोलियां चलानी पड़ी। ऐसी स्थिति तस्वीरों में निकलकर आई। शुरुआत में खबर आई कि 20 भारतीय जवान शहीद हुए और बाद में खबर आई कि 60 चीनी सैनिकों की भी जान गई। इस पूरी घटना का पूरी दुनिया पर व्यापक असर पड़ा क्योंकि भारत और चीन लंबे समय से संघर्ष नहीं किए थे, लेकिन इतनी सी घटना होने के बाद दोनों देशों के बीच काफी तकरार बढ़ गया था और पुतिन को इसका बड़ा नुकसान हो रहा था। नुकसान क्यों हो रहा था? क्योंकि इसी बीच में 1-2 साल बाद ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया 2022 में। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो पुतिन को अपने पक्ष में लोग करने थे और ऐसे में उसके दो बड़े सहयोगी चीन और भारत एक दूसरे से नाराज चल रहे थे। इन दोनों की नाराजगी मिटाना, टेबल पर बिठाना बेहद जरूरी था और इसी को करने के लिए यह सारा पूरा की पूरा प्रक्रम चालू किया गया। अब यहां पर क्या प्रक्रम चालू हुआ वो मैं आपको बताता चलता हूं। यहां पर हमारे विदेश सचिव का एक बयान देखते हैं। यहां पर लिखा है इंडिया चाइना रीच एग्रीमेंट ऑन बॉर्डर पेट्रोलिंग अलोंग LAC। ये सारी सुर्खियां आप हमारे विदेश सचिव जी की तरफ से आई हुई देखते हैं। साथ में विदेश मंत्री S जयशंकर साहब के द्वारा भी यह बयान देते हुए कहा गया कि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में कमी आएगी। ठीक है। साथ में यह भी कहा गया कि दोनों देशों के बीच में पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। NDTV वर्ल्ड समिट में बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि सितंबर 2020 से लगातार बातचीत चल रही है। उस समय मास्को में चीन के विदेश मंत्री वांग वी से मुलाकात के बाद मुझे लगा था कि हम शांति और 2020 से पहले की स्थिति में वापस आ सकेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये वांग वी से जो मुलाकात की बात है इस पर हमने पहले भी सेशन किया है। आप ये शब्द याद रखिएगा। वांग यी जो है ना, ये असल में चाइना के विदेश मंत्री हुआ करते थे। वर्तमान में उनके पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं। उन्हें और ऊपर दे दिया गया पद, यानी कि एक तरह से शी जिनपिंग के बाद दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति अगर चाइना में है तो वो वांग यी ही हैं। इनसे मुलाकात हाल ही में भारत के NSA की हुई थी, जयशंकर साहब की हुई थी। सबकी मुलाकात रशिया में ही हुई थी और रशिया में जब मुलाकात हुई थी उसी समय यह पटकथा लिखी जा चुकी थी कि भारत और चीन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को पुतिन दूर करवाएंगे और विदेश मंत्री ने अपने NDTV में हुए वर्ल्ड समिट के अंदर इस बारे में अपनी बात को रखा था। ठीक है साहब। इससे पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी ने भी सोमवार को ही इस समझौते की जानकारी देते हुए कहा था कि हम लोग पेट्रोलिंग के एक नए सिस्टम पर सहमत हो गए हैं और जिससे दोनों देशों की सेनाएं अब पीछे हट सकेंगी। देपसांग प्लेन डैमचौक में सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाने की इजाजत अभी नहीं है। यहां सेनाएं अभी मौजूद हैं। पेट्रोलिंग का नया सिस्टम इन्हीं पॉइंट से संबंधित है। इससे गलवान जैसे जो टकराव हैं इनको टाला जा सकेगा। कुल मिलाकर के जो क्षेत्र ये जो वेस्टर्न सेक्टर है भारत और चीन के बीच का, जहां पर यह टकराव देखा जा रहा था गलवान और देपसोंग रीजन के अंदर, उन क्षेत्रों में टकराव को दूर करने के लिए अब दोनों पार्टियां तैयार हो गई हैं और दोनों ने तय कर लिया है कि हम वहां तक जाकर अब पेट्रोल कर सकेंगे जैसे पहले होता था। यथा स्थिति, पहले वाली स्थिति वापस से लाई जा सकेगी। दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर पर गलवान वैली के पास कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अब दोनों अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौट जाएंगे और अपने अपने क्षेत्रों का ही पेट्रोल करेंगे। यह घटना 15 जून 2020 को चीन के ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने जब सैनिक जमा हुए तब घटी थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और जवाब में 60 चीनी सैनिक मारे गए थे। भारत के विदेश सचिव का यह बयान बहुत मायने रखता है। इस बयान की ग्रेविटी बहुत है क्योंकि ऐसे समय पर जब भारत के प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति से मिलने वाले हों और ऐसे देश में मिलने वाले हों जिसने ये सारे प्रयास किए हों, तो ये समझ में आता है कि भारत को लेकर के कितना सकारात्मक रुख रूस रखता है कि भाई इन्हें साथ लेकर चलना है तो इनकी परेशानियां पहले दूर करनी है। मतलब इनको साथ लेना है तो इन्हें ये रियलाइज कराना है कि हां मैं कुछ कर सकता हूं। देखो, अगर रूस एक बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहता है तो उसे आवश्यक है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराने होंगे। अगर ब्रिक्स की प्रासंगिकता बनी रहनी है तो आवश्यक है कि भारत और चीन एक दूसरे से ना झगड़ें, जो कि लंबे समय से नहीं झगड़े थे। 1962 के बाद में बड़ा आरामदायक सिचुएशन बना हुआ था, लेकिन यह जो स्थिति घटित हुई इसने भारत और चीन को एक दूसरे के सामने टकराव की स्थिति में ला दिया, जिसका फायदा अमेरिका बार बार उठा रहा था। अमेरिका हमें चीन के खिलाफ भड़का करके
क्वाड के अंदर शामिल करना, क्वाड में चीन के विरोध में बुलवाने का प्रयास करना, क्वाड को एक एक्सटेंडेड नाटो के रूप में ट्रीट करना, ये तमाम प्रयास कर रहा था। लेकिन भारत ने बड़ा ही संयमित अंदाज में अपना व्यवहार रखा, कभी भी क्वाड को नाटो नहीं बनने दिया। साफ कहा कि हमारी अपनी प्राथमिकताएं हैं, इंडो पैसिफिक सुरक्षित रहे, व्यापार के लिए सबके लिए उपयोगी रहे, हम वो करते रहेंगे। और यही परिणाम निकला कि आज हम इस तरह की घटनाओं को आगे सुनते हुए बढ़ रहे हैं। हमने कल ही शाम को, जिस समय पर यह फैसला, मतलब ये सूचना जब पब्लिक हुई थी, हमने आपको इसका ट्वीट शेयर करके जानकारी अपने ट्विटर हैंडल वेरीफाइड अंकित कुमार अवस्थी पर दे दिया था। ठीक है, यह सहमति कैसे घटित हुई, इस पर विदेश मंत्री ने तो अपने स्तर पर बयान दिए हैं, लेकिन इसकी पटकथा कहीं और से लिखी जा रही थी। और वो कैसे लिखी जा रही थी वो मैं अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता चलता हूं। और ये बताने में मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने ये पूरी कहानी आज से 1 महीने पहले पूरी डिटेल में आप लोगों को इसी चैनल पर सुनाई हुई है। मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूं और एविडेंस में मेरा वही सेशन वापस दिखाऊंगा जहां मैं पहले ही 1 महीने पहले बता चुका था कि यह घटना हो चुकी है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, हम कर चुके थे। साथियों, यहां पर जुलाई 5, 2024 की कटिंग देखिए, जहां पर जो चीन के विदेश मंत्री के समकक्ष, मतलब ये विदेश मंत्री तो पद पर नहीं है लेकिन ये उससे भी ऊपर हैं, पॉलिट ब्यूरो में हैं, शी जिनपिंग के जस्ट नीचे हैं, वांग यी, ये जयशंकर साहब से मिलते हैं और मिलकर के बात करते हैं कि हम लोग आगे बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। ये ग्लोबल टाइम्स की खबर है। यहां पर लिखा देख रहे हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स में कि जयशंकर लीड्स इंडिया एट एससीओ समिट इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में जब एस जयशंकर साहब गए तो वहां पर वांग यी के साथ में मुलाकात होती है। जयशंकर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन प्लेस ऑफ मोदी एट एससीओ समिट इन कजाकिस्तान। तो यहां पर आप जुलाई की एक कटिंग देखते हैं कि किस प्रकार से भारत के विदेश मंत्री और जयशंकर, चीनी जो ये हैं वांग यी, इनकी मुलाकात होती है। और ये सुर्खी आपको जुलाई 4, 2024 की दिखाई देती है, जिसमें जयशंकर चाइना के वांग यी से मिलते हैं और कहते हैं कि एलएसी मस्ट बी रेस्पेक्टेड, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए, एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन, चाइना, रशिया, भारत, इनके प्रभाव क्षेत्र से कार्य करने वाला एक सहयोग संगठन है जिसमें चाइना और रशिया का बिग से है, यानी कि इनका बड़ा हिस्सा है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि एससीओ कैसे काम करेगा। हालांकि हम भी अब परमानेंट मेंबर हैं, लेकिन हमारे साथ पाकिस्तान भी परमानेंट मेंबर है। लेकिन इस बदलते परिप्रेक्ष्य में रूस ने हम लोगों को मिलवा करके इस बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए बिठवाया। इस बीच में आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं 26 जुलाई की हैं, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने चाइनीज विदेश मंत्री से लाओस में भी मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि एलएसी का स्टैंड ऑफ खत्म किया जाए। ये 26 जुलाई की कटिंग देख रहे हैं। ठीक है, अब यहां से आगे घटना एक कदम और आगे बढ़ती है। आपको डोभाल साहब दिखाई देते हैं पुतिन साहब से मिलते हुए। तस्वीरें 12 सितंबर की हैं, जिसमें डोभाल साहब कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री की तरफ से आपसे मिलने आया हूं। प्रधानमंत्री हाल ही में यूक्रेन की यात्रा पर गए थे, उन्होंने आपसे बताने भेजा है कि क्या बातें हुई थी। असल मायने में ये तो दुनिया को दिखाने वाली बात थी कि ये क्यों गए। उसमें सबसे बड़ी बात थी कि इन्हें पुतिन साहब के माध्यम से चाइना के साथ मामला रिजॉल्व करवाना था। तो देखिए, विदेश मंत्री हो या हमारे एनएसए, चाह यही रहे थे कि मामला पूरी तरह रिजॉल्व हो और पुतिन इस चीज की जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब आप तारीखों पर गौर करते चलें। 12 सितंबर आ चुका है, यानी पिछले महीने का समय है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने 15 सितंबर के दिन एक सेशन किया इस तस्वीर को ध्यान में रखते हुए और कहा कि चीन और भारत को नजदीक ले आए हैं पुतिन। आज आप इसकी तारीख मैच कर लें, 15 सितंबर, और यह सेशन अभी भी डला हुआ है अंकित इंस्पायर इंडिया पर, जाकर देख लीजिएगा। और इसमें मैंने डिटेल में आपको यह एनालिसिस बताया था कि यह तस्वीर आपको दिखा मायना यह रही है कि यूक्रेन की बात बताने गए हैं, लेकिन असल मायने में बात कुछ और है, और वो हमने आपके सेशन में बताई थी, अपने सेशन में बताई थी। उसके पीछे हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और हमने कहा था कि असल में यहां पर कोई और बात चल रही है। बात क्या चल रही है? एनएसए वांग यी से मुलाकात किए थे, मतलब इन दोनों की मुलाकात 12 सितंबर को हुई। उसी समय पुतिन से एक और मुलाकात हुई थी, और वो क्या थी, जरा इधर देखिए। आप यहां पर वांग यी से मुलाकात करते हुए जहां एनएसए को देख रहे हैं, उसी दिन पुतिन की मुलाकात भी वांग यी से होती है। जिस टेबल पर आपने बैठे हुए
डोवाल साहब को देखा था, उसी टेबल पर बैठे हुए आपको शी जिनपिंग, ये सॉरी वांग ये दिखाई दे रहे हैं, और ये तारीख भी 12 तारीख ही है। मतलब इस तस्वीर में भी 12 सितंबर है और इन दोनों की बात में भी 12 सितंबर है, और इसीलिए 13 सितंबर को चाइनीज मीडिया ने छाप दिया था कि वांग यी, डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ सेंट्रल कमीशन फॉर फॉरेन अफेयर्स, यानी कि इनको विदेश मंत्री का मतलब पूरा कारोबार संभला दिया है, हेल्ड टॉक विद इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल इन रशियाज सेंट पीटर्सबर्ग on Thursday, during which the two sides agreed to work, एग्री हो गया था, to work together to create condition for improvement of bilateral relation, यानी दोनों में सहमति बन गई। ये चाइनीज मीडिया और ये चाइना के जो भारत के अंदर राजदूत हैं उनका बयान, डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ सेंट्रल कमीशन, इनके बीच में बात हुई है और ये एग्री कर गए हैं कि हम लोग इस चीज को, बॉर्डर इश्यू को रिजॉल्व करेंगे। यही कारण था कि मैंने 15 तारीख को यह सेशन आपको इस तस्वीर के माध्यम से करके दिखाया था कि बातें तो हो गई, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। ये सारी बातें 13 सितंबर को आप देखें तो वांग यी, अजीत डोवाल एग्री कर गए कि बायलैटरल टाइज को सुधारेंगे। अब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट बचा था, लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने एक जगह अपने भाषण में एक लाइन बोल दी और वो ये था कि भारत और चाइना के बीच में 75% मामले रिजॉल्व हो चुके हैं। और जब ये बात निकल कर आई तो सबने पूछा कि आपने अभी तक पब्लिक में तो घोषणा करी नहीं। घोषणा असल में अब होनी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री को जाना था ब्रिक्स समिट में ताकि ब्रिक्स का माहौल बने। लेकिन अखबारों में और हमारे सेशंस में ये जो जानकारी आई, इस जानकारी ने इसे पहले ही सबके सामने पब्लिक कर दिया था। अभी फिलहाल के लिए विदेश मंत्रालय का दिया गया ये बयान कि साहब मामले के अंदर हम लोग डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हुए हैं, इसकी पूरी पटकथा 13 सितंबर को ही लिखी जा चुकी थी। डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स इन 4 एरियाज ईस्टर्न लद्दाख, यह जानकारी पहले ही आ चुकी थी। ठीक है, यह सारा करता धरता पुतिन थे, क्योंकि उन्होंने मास्को में बिठा के इन लोगों के बीच बातचीत कराई। प्रधानमंत्री जब यहां जाएं तो इस बात का सबको मायना पता हो कि यह कितनी बड़ी बात है। इसी के लिए प्रधानमंत्री आज सुबह 7 बजे फ्लाइट लेकर चल दिए हैं ब्रिक्स के लिए, और यहां पर न्यूज बनती है कि बायलेटरल मीटिंग विद चाइनाज शी लाइकली, यानी उनके साथ मुलाकात हो सकती है। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। मास्को के समीप एक शहर है कजान, वहां के लिए प्रधानमंत्री का जाते हुए का यह तस्वीर वीडियो, जहां प्रधानमंत्री की यात्रा आज सुबह से शुरू हुई है। दोपहर 1 बजे आप यहां पर पहुंचेंगे और भारत का ब्रिक्स में प्रतिनिधित्व करेंगे। यह आपके प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ ट्वीट देख लीजिए, जहां पर उन्होंने अपनी तरफ से बातें लिखी हैं कि यहां पर क्या होगा। यह डिपार्चर के समय का उनका स्टेटमेंट है। ठीक है, कहां होने वाली है मीटिंग? कजान नाम के शहर में। कंफ्यूज ना हो, कजान एक शहर है, कजाकिस्तान एक देश है। ठीक है, तो कजान नामक शहर के अंदर ब्रिक्स 2024 की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री इसमें भाग लेने जा रहे हैं। सबसे पहले बंद कमरे में कुछ बातचीत होंगी देशों के बीच में, और फिर ओपन बातचीत होंगी पब्लिकली। ठीक है, प्रधानमंत्री यहां पर जा रहे हैं, शी जिनपिंग से मुलाकात संभावित है, और इस मुलाकात में लद्दाख का जो पेट्रोलिंग मसला है यह अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बना हुआ है। इससे पहले भी ब्रिक्स के ही मंच पर आपकी इनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन अब यह न्यूज बड़ी बन जाती है क्योंकि शी जिनपिंग भी इस मीटिंग के लिए निकल चुके हैं। 16वें ब्रिक्स समिट के लिए शी लीव्स, आप यहां पर यह न्यूज भी देख रहे हैं। इधर से भारत के प्रधानमंत्री चल दिए हैं, उधर से शी जिनपिंग चल दिए हैं। रशिया के अंदर हो रही तैयारियों का जायजा आप भी ले लीजिए, क्योंकि मीडिया इसको पब्लिक कर चुका है। ठीक है, भारत जिस कमरे में बैठकर बातचीत करेगा, स्पुतनिक इंडिया ने उसके बारे में भी तस्वीरें पब्लिक कर दी हैं। अब थोड़ा ब्रिक्स क्या है यह जान लेते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। आज यह संगठन जिस गति से बढ़ रहा है, 300% के हिसाब से देयर कंबाइंड जीडीपी ग्रू मोर देन 300% इन 10 ईयर्स। वहीं पर जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वो 60% के हिसाब से ग्रो की है। इन 5 देशों के पास दुनिया की 41% पॉपुलेशन रहती है, 20% इनके पास में वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का हिस्सा है। दुनिया के कुल व्यापार का 17% ये 5 देश कंट्रोल करते हैं। इन 5 देशों के पास जो ग्रोथ रेट है वही दुनिया के लिए भविष्य की आशा है। जिस तेजी से ये बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में बहुत से राष्ट्रों को पीछे छोड़ देंगे।
और तो और इस ब्रिक्स में 10 पार्टनर कंट्रीज और मिलने वाले हैं। ऐसे में दुनिया में बड़ा कंपैरिजन है कि जहां G7 अमेरिका और अमेरिका के पिछलग्गुओं के बीच ही सिमट कर रह गया, वहां ब्रिक्स किस तरह से फैलता जा रहा है। क्योंकि ब्रिक्स में ओरिजिनली 5 कंट्री थे, अब उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और ईरान शामिल ऑफिशियली हो चुके हैं। 5 देशों का समूह अब 10 देशों का बन चुका है। हालांकि इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग जानकारी है, लेकिन ब्रिक्स 2024 रशिया की जो वेबसाइट है उस पर इन 10 देशों के नाम मेंशन्ड हैं। आप जाकर वहां से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बाइडेन के लिए किसी शौक से कम है क्या? निश्चित ही, क्योंकि जियोपॉलिटिकली बाइडेन इंडिया को हैंडल कर नहीं पाए। ना तो तेल के मसले पर जब रशिया यूक्रेन शुरू हुआ तब ये भारत पर दबाव बना रहे थे कि हम रशिया से तेल ना खरीदें, भारत ने तेल खरीदकर बाइडेन को पटखनी दी। वहीं दूसरी बार जब इन्हें एक मौका मिला कनाडा के थ्रू, ट्रूडो के थ्रू, तो बाइडेन भी इस मामले को हैंडल नहीं कर पाए। हैंडल करने में असली दिक्कत कहां रही, यह समझ नहीं पाए कि इस नादान बुद्धि के चलते ये भारत और अमेरिका के रिश्तों को साख पर रख रहे हैं। अमेरिका की एक बहुत बड़ी नेचर है, और वो नेचर क्या है, क्योंकि वो एक ऐसे मतलब समझिए कि आइलैंड टाइप का कंट्री बना हुआ है जिसका किसी और के साथ कंफ्लिक्ट बॉर्डर इश्यूज है नहीं। एक तरफ मैक्सिको बॉर्डर है, एक तरफ कनाडा, तो ये अपने साथ किसी कंफ्लिक्ट को रखना नहीं चाहता, इसलिए इस बालक बुद्धि को साथ लेकर ये चलते हैं। अब इस बालक बुद्धि ने निज्जर वाला मामला हमारे देश में हो रही G20 में भी उठाने का प्रयास किया था। तब तो इसको रोक लिया कि यार रुक जा, अभी मत बोल मेरे भाई, बाद में मामला बिगड़ जाएगा। हालांकि दोनों ही लोगों ने प्रधानमंत्री से पर्सनली जब यह बात की थी तब कहा था, तो प्रधानमंत्री ने कहा सबूत दिखा दो, मान जाएंगे कि हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये बाल बुद्धि माने नहीं, पहुंच गए। पहुंच करके जो मामला हुआ वो अब पब्लिक है कि भारत और कनाडा के संबंधों का क्या हाल हो रहा है, हम कई सेशन कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिका को भी वैसा ही एक ट्रंप कार्ड निकल कर आ गया पन्नू के रूप में कि कहीं ना कहीं से भारत को अंतर। देखो, एक चीज हमेशा से ऑब्जर्व करना, अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया का प्रयास होता है भारत को धार्मिक मामलों के आधार पर, अल्पसंख्यकों की हैंडलिंग के आधार पर, स्वतंत्रता, आजादी, भाषण की अभिव्यक्ति, इनके आधार पर घसीटा जाए। ये सोचते हैं कि लोकतंत्र की जो परिभाषाएं इन्होंने तय कर रखी हैं, एक ही प्रकार की कास्ट, एक ही प्रकार के रंग, एक ही प्रकार की भाषा के लोगों के साथ जो इन्होंने डेमोक्रेसी चला रखी है, वैसी डेमोक्रेसी का रूप भारत में भी दिखे जहां 2000 से अधिक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हों, इतनी डाइवर्सिटी हो और उसमें भी सब कुछ वैसा ही हो जैसा इनके यहां है। उसी चश्मे से ये देखते हैं और इसी अंदाज में ये पन्नू के संरक्षण में उतर आए। पन्नू के मामले में इन्होंने भारत का नाम लगा दिया कि आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रॉ है उसी के ही एक एजेंट विकास यादव ने उसको मारने की प्लॉटिंग की थी। इस बात को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में बातें भी हुई और भारत ने समझ लिया कि तुम किसी काम के नहीं हो। अमेरिका के साथ जो भी हमारे वाकये हुए, हमने इस पर डिटेल सेशन किए हैं। हालांकि इस पूरी घटना को पुतिन बड़े अच्छे से नजर लगाकर बैठे थे कि भारत को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कनाडा के साथ निज्जर मामले में या अमेरिका के साथ पन्नू मामले में संबंध बिगड़े, लेकिन भारतीय जनमानस में रूस के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। और वो प्रेम और ज्यादा तब बढ़ जाएगा जब पुतिन भारत और चाइना के बीच हैंडशेक करवा दें। इनका यही किया हुआ कार्य आने वाले समय में बड़ी सुर्खी बनेगा, और सबसे बड़ी सुर्खी इस बात पर बनेगा कि जहां दुनिया इस समय 80% व्यापार डॉलर से कर रही है, वहीं ब्रिक्स की सफलता होगी अगर ब्रिक्स अपनी कोई करेंसी अनाउंस कर दे, जो कि डी डॉलराइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। देखने योग्य बात यह है कि जिस प्रकार से ईरान को, सऊदी को और यूएई को इसमें शामिल किया गया है, यह दर्शाता है कि ये 3 ऑयल रिच कंट्रीज अगर ये ब्रिक्स करेंसी में चाइना और रशिया के साथ शामिल हो जाती हैं, तो फिर डॉलर को दुनिया से हटाने में कोई भी मौका नहीं बचेगा। दुनिया पूरी तरह से एक अलग तरह से चलना शुरू हो जाएगी। वैसे ही यूरोपियन देशों ने यूरो को एज ए करेंसी चलाया हुआ है, आवश्यकता है कि ब्रिक्स कंट्रीज भी अपनी ब्रिक्स करेंसी चलाएं। देखते हैं आज और कल में मोदी जी क्या बातचीत करते हैं, क्या कंक्लूजन निकलता है। जैसे भी अपडेट्स होंगे आपको चैनल पर मिलते रहेंगे, लेकिन आपको मिलते रहें इसके लिए आपको एक छोटी सी जिम्मेदारी निभानी है, और जिम्मेदारी ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं सेशन करूं आपके पास अपडेट प्राप्त हो जाए।
साथियों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी राय इस विषय पर कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए सूचना यह है कि हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला, जहां पर एनसीईआरटी और पॉलिटी के बैच में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, अगर अब भी किसी को एडमिशन चाहिए तो हमारे फाउंडेशन जो रिकॉर्डेड बैच हैं, जो एनी टाइम ओपन है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मेरे द्वारा पढ़ाए हुए पूरी 1 साल की वैधता के साथ उपलब्ध हैं। साथ ही आरएएस का रिकॉर्डेड बैच भी उपलब्ध है 16 सब्जेक्ट के साथ, बहुत ही नॉमिनल कीमत में, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वो आप घर बैठे मंगा सकते हैं। ना केवल जीए फाउंडेशन, हिंदी और इंग्लिश, अपितु आप अन्य सब्जेक्ट्स के भी नोट्स हमारे एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी हमारी रेगुलर वेबसाइट पर विजिट करते रहें, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें।